welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 12 of rural marketing, that is participants in the rural distribution process. The topics covered in this session are the hierarchy of markets for rural consumers, retailers, regulated markets, utilization of cooperative societies, utilization of public distribution system, periodic markets, self-help groups, one-stop shops, behavioral aspects in rural distribution. So before going further, we'll discuss the introduction part first. तो जो इनॉर्मिटी जो है रूरल मार्केट की डेट कंस्टिट्यूट ओवर 6 लाख विलेजेस से ज़्यादा कंस्टिट्यूट करती है, स्प्रेड ओवर लगभग 3 करोड़ 28 लाख 7,263 स्क्वायर किलोमीटर. दैट कॉल्स फॉर सब्सटेंशियल एलोकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेट निर्मास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कल्पेश पटेल. तो कंपनीज जो है वुड ऑल्सो डू वेल टू हैव अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क and make sure that जो prices हैं प्रोडक्ट के are not pushed up because of a channel of middlemen जो कि ना तो रिक्वायर्ड है, नीदर रिक्वायर्ड और ना ही कोई वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट में. सो विल फाइंड दैट जो कंपनीज हैं दैट इंटेंडेड टू डेवलप मार्केट शेयर, जो रूरल मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती हैं, दैट आर इंक्रीजिंगली गेटिंग प्री ऑक्यूपाइड बाय द कंसर्न and widely location or inaccessibility of their rural consumers should not translate into higher prices and become detrimental to the growth of markets, especially in view of paying capacities to the rural customers. तो basically सेशन में हम go through होंगे जो different हमारे types है intermediaries के जो characterize करते हैं rural market को, उनके roles, उनके spheres of influence, and we will also look at the जो emerging trends है हमारे recent corporate efforts क्या है जो creating और delivery में in exercise to improve the market share throughout better reach में जो हम use कर रहे हैं. तो अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, दैट इज हायरार्की ऑफ मार्केट्स फॉर रूरल कंज्यूमर्स. तो जो हमारी रूरल मार्केट स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है सारी ऑल पार्ट्स इन द कंट्री. तो जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो प्रिवलेंट है अभी हमारी पर्टिकुलर स्टेट में रीजन में वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर के ऊपर, लाइक जैसे कि हमारे स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैसा है, कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कैसी है, एज वेल एज परचेजिंग पावर कैसी है पॉपुलेशन की वहाँ पे. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी और जो हमारी फार फ्लंग एरियाज है हमारी कंट्री के, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लेवल ऑफ इनकम कम है और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे है वो कंप्राइज करता है प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे हट्स लगती है जो वीकली मार्केट होती है, ट्रांजिएंट मार्केट्स वगैरह लगती है, वहाँ पे हम कर सकते हैं. ऑन दी अदर एंड जो हमारे नॉर्थ वेस्ट एरियाज है जैसे हमारे पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे एग्रीकल्चर और दूसरी फैसिलिटीज डेवलप्ड है, हमारे मार्केट में जो है परमानेंट रूरल रिटेलर्स हैं. हायरार्की दैट मे एग्जिस्ट इन रूरल मार्केट मे बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट दी फॉलोइंग फिगर. इस फिगर से हम समझ सकते हैं क्या हायरार्की है हमारी रूरल मार्केट की, रूरल कंज्यूमर की हायरार्की दैट मे एग्जिस्ट इन रूरल मार्केट. So we can see a large number of companies have direct representation in the form of authorized redistribution stockists at level B and C. So जनरली जो लेवल सी है वो डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल टाउन्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सफिशिएंट कंज्यूमर पॉपुलेशन जस्टिफाई करने के लिए अपनी मार्केट डेवलपमेंट एफर्ट्स को, जो किस में रिजल्ट करता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में थ्रू रेगुलर यूज ऑफ सेल्स वैन्स. और लेवल डी जो है वो अप्रोच करती है बाय प्री सेलेक्टिंग विलेज क्लस्टर्स और हट्स या रिटेलर्स उन लोकेशंस पे दैट कॉन्टैक्टिंग लेवल सी फॉर स्टॉकिंग.
राइट. सो एज वी कैन सी लेवल ए में हमारे पास कंपनी डिपो एंड दैट शोइंग द स्पेरियस ब्रांड एफएफटी फैसिलिटीज. लेवल बी एंड सी में हम डिस्कस. लेवल सी पे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग हमारे सेवरल टाउन्स है हमारे पास जो हमें सफिशिएंट कंज्यूमर पॉपुलेशन दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास होलसेलर्स, सेमी होलसेलर्स है, रिटेलर्स हेडक्वार्टर्स है और यूजफुल मोस्टफुल टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है. लेवल डी पे हम जब आते हैं तो हमारा हाट मार्केट जो हमारी हाट्स और मेला वगैरह लगते हैं वहाँ पे वो आती है हमारी लेवल डी में. लेवल ई में जो रिटेलर्स है हमारे स्मॉलर विलेजेस में. तो ये बेसिकली हायरार्की ऑफ मार्केट है हमारे रूरल कंज्यूमर के लिए. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटेलर्स. तो हमारे रिटेल नेटवर्क जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है हमारी रूरल मार्केटिंग सिस्टम में. लाइक इट्स एज अ लास्ट लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि लास्ट लिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो हमारा वही है. लास्ट लिंक मतलब अब जो एंड यूजर है वो रिटेलर से ही सामान ले रहा है, तो लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर तो वही हो गया हमारा, लास्ट लिंक तो वही हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म करता है रिटेलर, जैसे कि कंज्यूमर की नीड को डिटरमाइन करना, सप्लायर ढूंढना, खरीदना, ट्रांसपोर्ट करना, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सब चीजें उसके हाथ में है. तो जो कंपनी है जो either services the retail outlets or the retailer himself purchases his requirement from the feeder market, या तो कंपनी अपनी तरफ से रिटेलर को वहाँ बिठाएगी या रिटेलर खुद से सब खरीद के वहाँ पे बेचेगा. तो अभी जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज हो गया ट्राइंग डायरेक्टली टू सर्विस विलेज मार्केट जो रोड से कनेक्टेड है. Modus operandi being delivery cum promotion vans covering 8 to 10 villages a day with fortnightly or monthly repeats. So basically there are a total of this 3 crores 6,97,527 shops और रिटेल आउटलेट्स जो हमारे रूरल सेक्टर में, लीडिंग टू एन एवरेज ऑफ 5.85 शॉप्स पर विलेज. नंबर ऑफ शॉप जो पर विलेज है वो इज द लोवेस्ट, जो कि हमारा 1.5% जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में है. और अदर एक्सट्रीम पे जो केरला है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ शॉप्स है दैट इज 192 पर विलेज. और पंजाब, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देयर आर 7 और मोर शॉप्स पर विलेज. सो अप्रोक्सीमेटली बेसिकली जो मेजोरिटी है हमारे रूरल रिटेलर्स की वो ग्रोन हो गया बिना किसी प्लान और प्रोग्राम के. मोस्ट ऑफ देम ने एंटर कर लिया हमारे बिजनेस में नॉट फॉर मार्केटिंग रीजंस की वजह से नहीं, बट वर स्टार्टेड फॉर रीजन जैसे कि एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बाहर नहीं मिली उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो उन्होंने वहाँ पे रूरल मार्केट में जाके लाइक रिटेलिंग का काम किया. एंड कंपल्शंस थी टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना इसलिए किया, या विलिंगनेस टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी तो इसलिए सब किया. तो दीज वर स्टार्टेड विद लिटिल कैपिटल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. तो थोड़े से कैपिटल से और थोड़े से एक्सपीरियंस से हम इसको स्टार्ट कर पाए, जो मेजोरिटी हमारे रूरल रिटेलर्स के. अब कह रहा है जो रूरल रिटेलर है हमारे इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंस पावर ओवर हिज कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ, एक तो प्रॉक्सिमिटी और कंटिन्यूटी और रिलेशनशिप की, देन क्रेडिबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ परसीव्ड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड, फिर फ्रीक्वेंट क्रेडिट नीडेड टू बी एडवांस टू बायर्स एंड बीइंग अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दैट ही स्टॉक्स. सो क्या होता है जो रूरल आउटलेट्स है ना, परसेंटेज नंबर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो स्टॉक करते हैं, टोटल प्रोडक्ट रेंज वो इनवर्सली प्रमोशन होती है उसकी प्रॉक्सिमिटी टू दी अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में जितने ब्रांडेड होते हैं उसका प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका रूरल में. तो इंटीरियर रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं आर फाउंड टू स्टॉक फ्यूअर ब्रांड्स. जो इंटीरियर रिटेल आउटलेट्स अंदर अंदर गाँव में होते हैं उसमें बहुत कम ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स इन विलेजेस क्लोजर टू टाउन्स. So this is because the degree of urban orientation the villages possesses. The average value of stock जो है the packaged goods in interior villages was found to be
A third that in villages close to urban center. भाई जो अंदर अंदर जाके गांव बने हैं वहाँ पे तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कम होता है अगर हम कंपेयर करें उन विलेजेस से जो कि टाउन से कनेक्टेड है, टाउन के आसपास है. Now we come to the next topic, that is regulated markets. So regulated markets जो हैं, there are several regulated markets. जैसे हमारे पास मतलब मंडीज जिसको हम कहते हैं कमोडिटीज के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो हमारी रूरल इंडिया में है. तो बेसिकली जो रेगुलेटेड मार्केट है वो गवर्न बाय द फॉलोइंग, जैसे कि जो तो एन इलेक्टेड मार्केट कमेटी है हमारी, इससे ये रेगुलेट करती है हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स को. इसमें कौन आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर होता है इन मार्केट का. इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल इंटरेस्ट, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर की वजह से रिप्रेजेंटेटिव होता है, कमीशन एजेंट्स की वजह से कमीशन एजेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है, होलसेलर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीज जैसे रजिस्ट्रार, cooperative society, agriculture marketing board and others. So this help in arbitration being decided in favor of farmer producer. The next is all the functionaries in the market, जो भी हमारे कमीशन एजेंट्स, लोडर्स, अनलोडर्स, होलसेलर्स जो भी है उनको एक लाइसेंस मिल जाता है मार्केट कमेटी की वजह से ऑपरेट, मार्केट कमेटी की तरफ से ऑपरेट करने के लिए. फिर जो चार्जेस हैं टू बी कलेक्टेड फॉर दी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके जो चार्जेस ले रहे हैं दैट आर रेंडर्ड बाय फंक्शनरीज इन द मार्केट आर फिक्स्ड बाय मार्केट कमेटी. उस चार्जेस को फिक्स कर देती है कि इस सर्विस के कितने चार्ज होने चाहिए. द नेक्स्ट इज जो सेल प्रोसीड हो रही है हैव टू बी पेड टू द फार्मर प्रोड्यूसर ऑन द डे टू सेल्फ इटसेल्फ. एंड द लास्ट इज जो सेल है दैट हैव बी कंडक्टेड बहुत ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए, ओपन ऑक्शन होना चाहिए, उसमें कोई सीक्रेट डील्स अलाउड नहीं होनी चाहिए. Now next we come to again we have some other also the functionalities जो हमारी मार्केट में we have discussed, we have also discussed these points. Now जो market charge है incurred in affecting the sales have to be borne either by sellers or buyers or shared equally between the sellers or buyer. जो मार्केट चार्ज कर रही है वो सेलर और बायर के बीच में शेयर्ड होने चाहिए इक्वली. और जो ये दिस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वाइल इन सम स्टेट्स मार्केट चार्जेस जो होते हैं जैसे कि कमीशन ले ली हमने या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लिए वो टोटली फार्मर प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं. और इन कुछ और कंट्रीज में बायर और इन गेट अदर्स इक्वली बिटवीन दी सेलर्स एंड दी बायर्स. तो कोई भी डिस्प्यूट जो अराइज होती है इस प्रोसेस में ऑफ सेल में तो उसको रेफर करते हैं हम आर्बिट्रेशन कमेटी को, जिसका आर्बिट्रेशन कमेटी का जो भी डिसीजन होता है वो वही फाइनल डिसीजन होता है. Now the next is utilization of cooperative society. Now utilization of cooperative society में हम देखते हैं जो हमारी 3 लाख से ऊपर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो रूरल एरिया में हमारी डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव के लिए, डेयरी कोऑपरेटिव के लिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए and other multi-purpose cooperatives. So given the number of such societies, यहाँ पे at least एक cooperative society होनी चाहिए, one from or the other for every 2 to 3 villages. So ये जो societies हैं ये linked होती है higher level societies से, जैसे डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट लेवल से. इसलिए जो ये कॉपरेटिव्स है इनका एक अरेंजमेंट होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल फेडरेशन से. तो ऐसे स्टेट लेवल फेडरेशन को कैन बी motivated to procure or distribute consumable items or low value durable items to the member societies for selling to rural consumers. So this is not strengths of the society in terms of sales or turnover, लेकिन ये अर्निंग प्रॉफिट भी है हमारा फॉर वायबिलिटी के लिए. एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे फार्मर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे पास FSCS. ये सप्लाई करती है देयर मेंबर्स अ पासबुक इंडिकेटेड देयर क्रेडिट लिमिट डिपेंडिंग
अपॉन दी लैंड होल्डिंग। जो मेंबर्स हैं वो अलाउड टू परचेज देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ प्रीफिक्स क्रेडिट लिमिट। पर इतनी क्रेडिट लिमिट आपको दी हुई है और आप इस इतनी क्रेडिट लिमिट जितना आप कुछ भी खरीद सकते हो जो आपको जरूरत है जिस चीज की, जो एडजस्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड। तो दस ये जो कॉपरेटिव्स है इनका अरेंजमेंट जो है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का है, डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल फेडरेशन पे। तो ऐसी स्टेट लेवल फेडरेशन जो है मोटिवेट होती है, प्रोक्योर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कंज्यूमेबल आइटम्स एंड लो वैल्यू ड्यूरेबल आइटम्स टू द मेंबर सोसाइटी फॉर सेलिंग टू द रूरल कस्टमर्स। So the suggestion जो इसमें इन्वॉल्व हुआ है cooperatives का is made since they have the necessary infrastructure for bulk purchases or distribution to their member societies in even remote rural areas. Now we'll come to the next topic, that is utilization of public distribution system. तो public distribution system जो है हमारा PDS in the country वो fairly well organized है। The revamped PDS places more emphasis करती है reaching remote rural areas में, जैसे hills पे या tribals पे। पर्पस जो हमारा PDS का है वो क्या है, to make available essential commodities जैसे food grains है, sugar है, edible oils है, kerosene है या all others to the consumer एक reasonable price पे हम दे सके। जो शॉप है, the shops जो distribute करती है इन commodities को, उनको हम fair price shops कहते हैं। ये फेयर प्राइस शॉप जो है ये स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं। Here again there is a arrangement for centralized procurement and distribution. Since जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट है वो कवर करती है हमारी पूरी कंट्री, हमारी अर्बन एरिया भी, रूरल एरिया भी। इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं मार्केटिंग कंज्यूमेबल आइटम के लिए और लो वैल्यू ड्यूरेबल आइटम के लिए हमारे जो रूरल एरियाज में है। तो जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग मैन सिंस दे ऑलरेडी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। So now we'll go to the next topic. That is periodic markets. So the first is the periodic market basically important characteristic है हमारे फीचर हमारे रूरल मार्केटिंग का जो इंडिया में है। तो दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो हमारे पास फेयर्स है जिसको मेला कहते हैं और एक हमारे पास हैंडीज है या जिसको हम हट्स कहते हैं, जो हमारी पीरियोडिक मार्केटिंग फंक्शन में आते हैं। मेजर सिग्निफिकेंस है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का। सो फेयर्स और मेलाज भी नो, जो हमारे पास मेला लगते हैं ऑन देयर ओरिजिन ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड पे, या जैसे करवा चौथ का मेला है या फिर दिवाली मेला है या होली मेला है, लाइक दैट। तो देयर आर सम फेयर्स ऑर्गेनाइज प्राइमरी जो इकोनॉमिक रीजन के लिए हम लगाते हैं। तो ये मेला ड्रॉ पीपल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस ऑल्सो। जो मेला है जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं हम हार्वेस्ट सीजन में। So the villages has enough money which he will be ready to spend. So like also we have huts also. Huts जो है एक useful mechanism है हमारा reaching the interior rural market. Importance जो है huts की वो बहुत ज़्यादा है हमारे interior में, less prosperous villages में, और more fertile tracts जो permanently located shops है वो more important as outlet of goods. So let us now take a look at the various elements of these important distribution institution as we have the traders and their products. Other than this in huts we have trader and their products, trading locations, trading system, measures जो हम use करते हैं, trade margins and our markup. And the last we have hawkers that play an important role in satisfying the needs of several rural consumers जो they do not have access to the retail outlet.
जो हॉकर ट्रेड करते हैं गुड्स में, जैसे वेजिटेबल बेचने, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, कपड़े बेचने आए या बर्तन बेचने आए, कॉस्मेटिक्स वाले, दे मूव फ्रॉम डोर टू डोर एट द डिफाइंड पीरियोडिसिटी फ्रॉम विलेजेस टू villages. So these are all about the periodic markets we have. So other than this we have self help groups. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? ओवर टाइम जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये टिपिकली रन हो रहे हैं माइक्रो क्रेडिट ऑपरेशंस में, रूरल लोकेशंस पे उनको स्टार्ट किया हमने. दैट बीइंग यूटिलाइज, जो कंपनीज ने यूटिलाइज किया एक इम्पोर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग इंस्टीट्यूशन की तरह, जो हमें डायरेक्ट एक्सेस देता है और फीडबैक देता है हमारे रूरल कंज्यूमर का. तो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इसका SHG. यूजिंग दी SHG इज हिंदुस्तान लीवर मॉडल ने यूज किया है. सो HNL जो था हमारा इनिशिएटेड, उसने शक्ति इनिशिएट किया जिसका एम क्या था? इन्वॉल्व करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को. सो SHG देन रन माइक्रो क्रेडिट ऑपरेशन, तो टू सेल FMCG प्रोडक्ट्स को सेल करना था उसने. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टू, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनकरेज करना मेंबर को टू सेव फ्रॉम द डेली वेजेस से, कैसे सेव करें, सेल्स कैसे क्रॉप करें और कैसे क्या वेज निकालें अपने कलेक्टिव सेविंग्स को ग्रो करने के लिए. तो अडॉप्टिंग द डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल ऑफ एमवे एंड एवॉन, HNL शक्ति ने एम किया एट इन्वॉल्विंग SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बाय दी कंपनीज प्रोडक्ट एट कोस्ट. लाइक जैसे एमवे है हमारा, एवॉन है, ऑरिफ्लेम है, ये सब क्या है? हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो अपने आप से ग्रो हो रहे हैं. लाइक टू कंपनीज प्रोडक्ट एट कॉस्ट पे अपनी कंपनी की अपने खुद से ही बेच रहे हैं, व्हिच दे कैन सेल टू देयर फ्रेंड्स एंड टू अदर कम्युनिटी ग्रुप एंड अर्न अ प्रॉफिट. So it's not enough to give people access to money, says प्रतीक पोटा, एक मार्केटिंग मैनेजर है हमारे न्यू वेंचर टीम HNL पे. We have given them opportunities and trained them in what to do their saving. तो हमारा जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है हमारी वुमेन्स इनकम जनरेशन पे. तो जो शक्ति ने रिप्रेजेंट किया एक ह्यूज कल्चरल चैलेंज इंडिया में, बहुत सारे प्लेसेस में जो मॉडल है उसने बहुत टफ टाइम फेस किया. जैसे हमारा विलेज ऑफ पोचाम्पली में, अंजामा में, वो ब्लंट था वहाँ पे बहुत ये मॉडल. इट इज हार्ड टू सेल प्रोडक्ट टू लोकल विलेजर्स, शी सेज, पॉइंटिंग टू द बॉक्सेस ऑफ सोप बार्स एंड शैम्पू sachets staked in the corner of her living room. Though accustomed to charging interest on her group loans, she is struggling with how to sell the product at the margin. So now we come to one stop shops. One stop shops क्या है? जो concept है one stop shop का, जो which seems unlikely to take off in a major way, has now been accepted as an area of major growth for the future. तो इंटीरियर जो रिटेल चेन्स है वो बढ़ रही है आजकल रीजनली, जो मेजर इन्फ्लक्स एक्सपेक्ट हो रहा है टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर. like we have Reliance and the fair shops. So जो एक clear trend है वो shift हो गया है intermediation से disintermediation पे. जो organized retail chain है वो that come from vogue traditional intermediaries that start to dwindle and the value will begin to shift and retail chain will demand higher margin and their shape of profit. So some interesting trend जो हम recently emerge हुए हमारे, वो हमारे registration में जैसे महिंद्रा शुलभ सर्विसेज MSSL is a virtual marketplace जहाँ पे फार्मर्स और ट्रेडर्स जो है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज सेल करते हैं, जो उन्हें प्रोड्यूस की है उनको बेचते हैं, फाइनेंस ऑब्टेन करते हैं, सीड्स बाय करते हैं, फर्टिलाइजर्स बाय करते हैं, रेंट फार्म इक्विपमेंट्स रेंट पे लेते हैं और चेक करते हैं लेटेस्ट वेदर इंफॉर्मेशन. तो जो कंपनी फंक्शंस हैं विद एग्री सर्विस सेंटर्स इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडीज और दी फ्रेंचाइजेस एज द बेसिक सर्विस मॉड्यूल. एंड वी हैव ईचोपाल, एक ITC का एक्सपेरिमेंट है ईचोपाल. तो जो यूनिक वेब बेस्ड इनिशिएटिव लिया ITC इंटरनेशनल बिजनेस डिवीजन ने,
उसने ऑफर किया फार्मर को इंडिया के सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोडक्टिविटी जिनसे एनहेंस हो सकती है, फार्म गेट प्राइस रियलाइजेशन इंप्रूव करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कट करना, लाइक एंड फार्मर्स कैन एक्सेस लेटेस्ट लोकल और ग्लोबल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी उन्हें, फार्मर्स को वेदर के बारे में, साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस पता चलेंगी उन्हें एट द विलेजेस इटसेल्फ थ्रू द वेब पोर्टल, ऑल इन हिंदी। तो चौपाल जो है ऑल्सो फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी फार्म इनपुट एज वेल एज परचेज ऑफ कमोडिटीज एट देयर डोर स्टेप। तो बेसिकली इन दोनों जो भी हमने इलस्ट्रेशंस देखी है इसमें हमें पता चल रहा है कि जो दो इन्होंने निकाले हैं महिंद्रा ने एंड आईटीसी ने फार्मर्स के फेवर में, कि उनको सारा पता चल सके कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वेदर की, साइंटिफिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर कैसे करना है, कहाँ से हमें अच्छी सीड्स अच्छी फर्टिलाइजर्स मिल सकते हैं, तो जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सके। Now next we have the this is showing the traditional marketing model जो ITC ने फॉलो किया है। Now we'll do the next topic, that is behavioral aspects in rural distribution. So behavioral aspects क्या है हमारे रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो behavioral aspect है और जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है हमारे रूरल इंटरमीडिएटरी में, that is likely to have with his customer in order for you to have fuller appreciation of the rural distribution scene। तो इसकी डायमेंशंस हमारी क्या क्या आती हैं, इसकी डायमेंशंस में हमारे पास है जैसे हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज जो हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, प्राइसिंग ऑफ चैनल जो दे रहे हैं हम, रीजंस क्या है हमारे स्टॉकिंग प्रोडक्ट ब्रांड के, क्यों हम स्टॉक करके रखे हैं प्रोडक्ट को, प्रमोशन बाय द रिटेलर कैसे प्रमोट कर रहा है ब्रांड को, चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कौन सा चैनल से हमें जाना चाहिए रूरल मार्केटिंग में, चैनल प्रमोशन कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है परचेजिंग की, स्टॉकिंग कैसे है। Now that's all from my side. Now there's some question for you. The first is comment upon the role of melas and huts in rural distribution, and how have marketers of consumer goods tried to utilize these institutions. And the second is cooperative societies as a form of organization have generally been effective in the rural setup. Can the same be said vis-a-vis their role in distribution? So collect relevant information to answer this question. That's all for today's session. Thank you so much. Happy wheel learning.